शेयर स्क्रीन हो गई है क्या? यस मैम। ओके, यहाँ से सवाल करेंगे। इनके ऊपर मैंने लिख भी दिया है, अगर कहीं पर कोई चेंजिंग करनी है तो उसको लिख दिया। जैसे कि देखें, आपने प्रूफ कराना है, शो दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ कराना है तो उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। ए डबल ट्रांसपोज ए के बराबर है, लेकिन ए पर कंडीशन है कि ए सिमेट्रिक है, इसलिए ए किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स पर कोई फर्क ना पड़े तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक आएगा। इन्होंने यहाँ पर ए ट्रांसपोज ही लिख दिया है। एक स्टेप आपको और करने की जरूरत है। जब भी डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो ए मैट्रिक्स वापस आ जाता है, लेकिन कंडीशन है कि ए इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आप इधर से ये कंडीशन लगाकर ए की जगह ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करना, एक स्टेप दरमियान में से मिस है। Show that the scalar multiple of an upper triangular matrix is an upper triangular matrix. अपर का क्या मतलब था? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऊपर नॉन डायगोनल एंट्रीज की ट्रायंगल बने और डायगोनल से नीचे सारी वैल्यू 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। लेट ए बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमने इसका ऑर्डर n क्रॉस n रखा। क्या कंडीशन थी कि ए आई जे सारे 0 होंगे अगर आई ग्रेटर देन जे होगा, ठीक है। रो की एंट्री कॉलम की एंट्री से अगर बड़ी हो जाती है तो फिर अपर ट्रायंगुलर के लिए वो सारी वैल्यूज क्या होती हैं? 0 के बराबर। अब आपको क्या करना है? किसी भी स्केलर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। स्केलर हमने ले लिया लेमडा। लेमडा को जब हम ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए आई जे 0 है फॉर आई ग्रेटर देन जे, तो लेमडा ए आई जे भी 0 हो जाएगा फॉर आई ग्रेटर देन जे। Therefore, scalar multiplication of an upper triangular matrix is again an upper triangular matrix. ठीक है, अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन याद रखें। याद रखना आसान है। अपर है तो ग्रेटर का साइन आएगा, लोअर है तो यहाँ पर लेस का साइन आएगा। तरतीब सेम रहनी है। स्केलर मैट्रिक्स ये सारे हम नहीं करेंगे। आइडेम्पोटेंट शो कराना है मैट्रिक्स को। आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या थी कि ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आ जाता है तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है। निलपोटेंट प्रूफ कराना है तो आप क्या करेंगे? ए की पावर्स लेंगे। जहां पर ए की पावर 0 के बराबर आ गई तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। निलपोटेंट की इस वक्त इंडेक्स हमारे पास कितना आ रहा है? 3। ठीक है, निलपोटेंट के लिए वर्ड यूज होता है इंडेक्स का, पीरियोडिक के लिए वर्ड यूज होता है इसका ऑफ पीरियड के, एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर निलपोटेंट है मैट्रिक्स के। आप क्या करेंगे? पावर लेते जाएंगे, मतलब कि उसके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जहां पर भी मैट्रिक्स 0 आ जाए तो ये निलपोटेंट बन जाएगा। निलपोटेंट बना और जो इसका इंडेक्स है वो कितना है? 3 है। अगेन निलपोटेंट प्रूफ कराना है। ए स्क्वायर ही 0 के बराबर हो गया है, देयरफॉर ए इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। नाश्ता नहीं करो भाई। अच्छा जी, ये जो सवाल है जैसे कि ये है राइट द मैट्रिक्स एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ये मैंने लास्ट में किया, ये मैं भी आपको बताती हूँ तो कैसे करना है। अब माइक ऑफ करो भाई अपना। इधर टीटी आएगा ना, मैं तेन पूछांगा लोग वाला बंदा ठीक होता है कि लोग तो बगैर बातें कर लो पहले। अच्छा, बस मैंने म्यूट कर दिया। जो सवाल करने वाले हैं वो हम करते हैं, ये आपने खुद करने हैं। लेकिन ये जैसे मैट्रिसेस को सम करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सवाल बहुत आसान है।
ट्रांसपोज लेने हैं मैट्रिसेस के। सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो हमें बल्कि आपको भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है, ट्रांसपोज लेना आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना भी आता है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन प्रूफ करना भी आता है। एक दफा बस ज़बानी कलाम ही देख लीजिएगा। जैसे कि ये सवाल लॉन्ग है लेकिन बहुत आसान है। क्या फाइंड करना है कि ए स्क्वायर -4a -5i, आई का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी है, ये चीज फाइंड करनी है। ऑल्सो शो डेट a³ -3a स्क्वायर -7a -3 इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये चीजें काफी आसान है। आपको मल्टीप्लीकेशन जस्ट मैट्रिसेस क्या नहीं चाहिए, उसको उसमें पुट करें, आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। So that every square matrix can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Again ये सवाल हम कर चुके हैं। sum of symmetric and skew symmetric long में भी आ गया, Hermitian and skew Hermitian long में भी आ गया है। ये सवाल करने वाला है। सवाल नंबर 7 पर आ जाए। Express matrix M as a linear combination of matrices A, B and C. Linear combination क्या करना है, हमने एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स एम को, ये वाला मैट्रिक्स एम है, इसको एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस ए, बी एंड सी। अब लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आपको याद हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज थी कि आप इसको इस तरह से लिखते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखा C1, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स आना चाहिए A1, ठीक, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होती है। प्लस एक कांस्टेंट लिखा, प्लस C2 लिखा, ठीक है, C2, और यहाँ पर अब आपके पास एक मैट्रिक्स आना चाहिए A2, ठीक, जितने कांस्टेंट है उतने मैट्रिसेस, ठीक है, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, और अगर n है तो फिर n प्लस सो ऑन। हमने कहाँ तक जाना होता है, लास्ट टर्म है हमारे पास Cn एक कांस्टेंट है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास An। तो ये चीज हमारे पास मैट्रिसेस की लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाती है। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स M को, ये वाले मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट कराना है किस तरह से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस A, B एंड C, ठीक। तो क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स M लीनियर कॉम्बिनेशन है किस किस की, A, B और C की। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लिखे हुए थे C1, C2, C3 लिख लें, या इस वक्त इन्होंने K1, K2 और K3 लिख लिया है। जब भी आपने लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूफ करनी है तो आपकी ये फॉर्म होनी चाहिए C1A1, C2A2 एंड C3A3। लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं जी, समझ नहीं आई। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने पहले पढ़ी थी डेफिनेशन, एक दफा फिर देख लें कि आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या चीजें होनी चाहिए। कांस्टेंट होने चाहिए, कांस्टेंट को आपने मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है तो मैट्रिक्स की लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगी कि कुछ मैट्रिसेस होंगे हमारे पास A1, A2, A3, ठीक है, 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं। अगर 3 मैट्रिसेस हैं तो 3 ही कांस्टेंट होने चाहिए, C1, C2 और C3। हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट C1 को मल्टीप्लाई कर देंगे A1 के साथ, प्लस कांस्टेंट C2 को मल्टीप्लाई कर देंगे A2 के साथ। इसी तरह से अगर C3 है या Cn है तो आप क्या करेंगे कि Cn को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, An के साथ। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, मैट्रिसेस की लीनियर कॉम्बिनेशन। एक मैट्रिक्स लिया, उसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरा मैट्रिक्स लिया, उसको दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तीसरा मैट्रिक्स लिया, उसको थर्ड कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, और उन सबको जब जमा कर देंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स M को ए बी सी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा मैट्रिक्स M, इसको ए बी सी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। C1, C2, C3 कांस्टेंट ले लें, या इस वक्त इन्होंने K1, K2 और K3 कांस्टेंट लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया मैट्रिक्स M, सही हो गया, ये मैट्रिक्स M आ गया।
K1 ऐसे ही आएगा, मैट्रिक्स A की वैल्यू डाली, ठीक है, प्लस K2, मैट्रिक्स B की वैल्यू डाली, प्लस K3, यहाँ पर मैट्रिक्स C लिख दिया। ठीक, अब ये K को मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स A के साथ K1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस K2 मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस K3 मैट्रिक्स C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सारी क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं, तो मैट्रिक्स की एडिशन कर दें, यहाँ पर K1, ठीक है, जमा होगा इसमें K2 और यहाँ पर K3, इसी तरह से यहाँ पर K1 प्लस हो जाएगा 2K2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस K3। मैट्रिसेस को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद अब आप देखें ये मैट्रिक्स M इस वाले मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं अगर उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हों। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हो। तो यहाँ से 4 बराबर होगा इस वाली टर्म के साथ K1 प्लस K2 प्लस K3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट ये 7 बराबर होगा इस सेकेंड टर्म के साथ K1 प्लस 2K2 प्लस K3, इसी तरह से ये 7 बराबर होगा यहाँ से थर्ड टर्म के साथ K1 प्लस 3K2 प्लस 4K3, और यहाँ से ये वाला 9 ये इस वैल्यू के साथ बराबर होगा K1 प्लस 4K2 प्लस 5K3। यहाँ से हमारे पास चार इक्वेशन आती हैं, चार ही कांस्टेंट्स, तीन कांस्टेंट हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास 4 हैं और कांस्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनके चूंकि लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों कांस्टेंट 7 है, इसको सॉल्व करना सबसे आसान है, इन दोनों को आप माइनस कर दें, तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ रही है कौन सी, K2 बराबर आ रहा है -3K3 के, ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करें 1 फ्रॉम 4, मतलब कि आपने क्या करना है, K1 K2 और K3 की वैल्यूज फाइंड करनी है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अगर ये वैल्यूज आ जाती हैं तो हमारे पास इनकी मैट्रिक्स M को हम A, B और C की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल यहाँ पर समझ ना आया हो तो आप पूछ लें। आ गया समझ, मैसेज कर दें नहीं समझ आया तो। लीनियर कॉम्बिनेशन एक नई चीज थी, यस मैम। ओके जी, नेक्स्ट अभी सवाल नंबर 8 में आपको कराती हूँ, इधर बहुत शॉर्ट हुआ है, इसके एक पार्ट हम कर लेंगे। यहाँ पर देखें सवाल नंबर 8 मैंने सॉल्व कर दिया था, ये है। इस तरह का और भी अगर कोई सवाल आता है तो आपको इसको करने का मेथड एक ही है। Write the matrix A as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix। हमने ये पढ़ लिया हुआ है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसी तरह से हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आपको सवाल आ जाता है तो हर्मिशियन के लिए आपको उसका कॉन्जुगेट भी लेना पड़ता है, ट्रांसपोज के साथ कॉन्जुगेट भी लेना पड़ता है, इसी तरह से स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी। लेकिन अगर सिर्फ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की बात हो तो हमें मैट्रिक्स का सिर्फ ट्रांसपोज लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमें इसको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा A, लिखने का मेथड वही है, इसको आप 2 टाइम्स लिखें, इसको हम A प्लस A कर देंगे। हर्मिशियन लिखना है तो इसका मतलब है कि A का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज एक दफा हम ऐड करेंगे और एक दफा हम उसको माइनस भी कर देंगे। यहाँ से दो तरह से मैट्रिसेस आ जाते हैं, इसको 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर लें, प्लस 1/2 A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। A का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है, ए का कॉन्जुगेट लें, ये देखें ए आपके पास ये मैट्रिक्स है, आयोटा वाली टर्म्स भी हैं, क्योंकि हर्मिशियन की बात हो रही है लाजमी तौर पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होगा।
यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा। हर्मिशियन लेने का यही सॉरी कॉन्जुगेट लेने का यही मतलब होता है कि आपके पास आयोटा अगर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ से 2 आयोटा के साथ -2 आयोटा आ जाएगा। जो रियल नंबर है जिसमें आयोटा नहीं है वो एज इट इज आ जाएगा, 3, 0, 4, 6 ऐसे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर ये 9 आयोटा है तो ये किसके इक्वल आएगा, -9 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये एक का मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। एक का कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे लेंगे कि आपके पास जो रो है, पहली रो है वो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहला कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने ऐड करना है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें ऐड किया मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, इनकी एडिशन की आप जानते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद ये मेरे पास मैट्रिक्स आया। ठीक, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या करना है, 1/2 के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या 2 के साथ डिवाइड कर देना है। इस मैट्रिक्स को मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया, इसकी हर एंट्री को। ये पहली चीज है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या फाइंड करना है, ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये टर्म भी फाइंड करनी है। बस क्या करना था, ये टर्म तो हमने फाइंड कर ली हुई है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हुआ है। अब ए में से इसको एक दफा माइनस करना है, तो यहीं से आपके लिए बहुत आसान होगा। आपने ये टर्म फाइंड की हुई है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे इनके साइन चेंज करेंगे, सेकेंड एंट्री का आप साइन चेंज करते जाएंगे क्योंकि अब इसको आप माइनस कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लें। 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, क्योंकि ये मैट्रिक्स मेरे सामने था इसलिए बस मैंने यहाँ पर दरमियान में माइनस के साइन लगाते जाने थे। ठीक है, अब ए हमारे पास इसके बराबर है 1/2, इस टर्म के बराबर है। यहाँ पर अब आपने इसकी वैल्यू भी पुट करनी है जो आपके पास आई है, दरमियान में प्लस का साइन डालना है और साथ में इसकी वैल्यू भी पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपने उसको सॉल्व नहीं करना है बल्कि यहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि आपने बताना है कि ये पहला मैट्रिक्स हमारे पास कैसा था, हर्मिशियन, और दूसरा मैट्रिक्स है स्क्यू हर्मिशियन, और इन दोनों के सम पर आप इसको लिख सकते हैं। लास्ट काम ये करेंगे कि 1, इस वाले 1 को और इस वाले 2 को, दोनों को यहाँ पर आप ऐड करके लिखेंगे, लेकिन दरमियान में सिर्फ जमा का साइन ही रहना है। अगर आप उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास मैट्रिक्स ए वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने तो ये बताना था कि हमारे पास सम आता है दो मैट्रिसेस का, तो दरमियान में आपने सिर्फ यहाँ पर इनकी वैल्यूज डालनी है और उसको आगे से सॉल्व नहीं करना है। कोई सवाल यहाँ पर पूछना हो अगर, तो आप अपने माइक ऑफ कर दिया करें ना, तो मुझे ये बार बार काम ना करना पड़े। बोलें जी, अनम्यूट की मैंने आपको ऑप्शन दिया है। कोई सवाल इससे रिलेटेड, क्योंकि काफी सवाल आपने ऐसे करने हैं। हाँ, कोई नहीं, समझ लग गई है? नो मैम। नहीं समझ लगी कि लग गई है? आ गई है मैम। दोबारा समझा दें। नो मैम, बेशक। ये बेशक जो है ना तुम अपने पास रखो। दोबारा कौन कह रहा है समझा दें? नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ सवाल रह गए हैं। मिस जी वो क्वेश्चन दोबारा समझा दें। वो वाला क्वेश्चन दोबारा समझाना है? जी ये सीआर तो नहीं बोल रही थी यार? जी ये मिस देखें, नहीं। आप ही हैं, ये देखें, राइट द मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, पहला वाला काम तो हमारा एज इट इज रहता है, जब भी हमने हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन लिखना है तो आपने ए को 2 टाइम्स कर देना है, ए प्लस ए कर दिया। अब हर्मिशियन चाहिए या स्क्यू हर्मिशियन चाहिए तो आप एक दफा ए के कॉन्जुगेट को ऐड, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऐड भी करेंगे और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस भी करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक चाहिए होता तो आपने सिर्फ ए ट्रांसपोज ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, लेकिन हर्मिशियन चाहिए इस वक्त तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ से अब आप इसको ये वाले पहले वाले मैट्रिक्स को अलग कर दें और दूसरे मैट्रिक्स को अलग कर दें। अब जो जो चीजें फाइंड करनी है वो लिखते हैं,
आपको क्या चाहिए, ए मैट्रिक्स है, ए का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने का मैंने आपको मेथड बता दिया, आयोटा के साथ आपने साइन को चेंज करना है, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। ए का कॉन्जुगेट लेने के बाद इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लेना है। ट्रांसपोज का मतलब है कि पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, रोज को कॉलम्स में आपने चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को एक दफा जमा करना है और एक दफा माइनस करना है, ठीक है। तो ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एक दफा आप जमा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने कर लिया कि ए मैट्रिक्स है, उसमें हमने ऐड कर लिया एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को। मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना होता है, ठीक है। ऐड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ रहा है। मैट्रिक्स क्योंकि काफी बड़ा है, 6x6 का मैट्रिक्स था, ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखें यहाँ पर आपको इसको 2 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ हर एंट्री डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये पहला मैट्रिक्स आ गया जो किसके बराबर था, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर था। अब जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें क्या फर्क है कि यहाँ पर सिर्फ प्लस की जगह माइनस का साइन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लस की जगह सिर्फ हमें क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, क्योंकि ये आपने एडिशन की हुई है, एक दफा ये ऐड हुआ है, इसी से आपने इसके ये एडिशन थी, यहाँ पर अब आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो अगर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये मैट्रिक्स है, इसी से आगे आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। साथ में क्या करना है, आपने इसको एक 2 के साथ डिवाइड करना है। तो ये 1 और 2 हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है कि इनको इस ए की वैल्यू के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का आंसर जमा दूसरे मैट्रिक्स का आंसर। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि पुट करने के बाद आपने उसको अब ऐड नहीं करना, क्योंकि सवाल में यही पूछा गया था कि मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सिर्फ इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स ए वापस आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है यहाँ से नहीं, अभी हम कहाँ पर थे, ये वाला सवाल मेरा ख्याल से हमने अभी किया है। नेक्स्ट था द क्वेश्चन 9 डायरेक्शन, करना है मैम। The direction cosines of two lines are L1, M1, N1, ठीक है, and L2, M2 and N2। दो लाइंस हैं, दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है, L1, M1, N1 पहली लाइन का, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कौन से हैं, L2, M2 and N2। Prove that the product is zero if and only if the lines are perpendicular to each other, ठीक है। अगर लाइन L1, अगर लाइंस जो है हमारे पास दो लाइंस हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाला जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है ये 0 के बराबर होगी। चूंकि इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज हुआ है, इससे आपको बोथ साइड इसको प्रूफ करना होगा। एक दफा प्रूफ करना होगा कि ये मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है। और अगर ये 0 के बराबर है या परपेंडिकुलर है, चूंकि परपेंडिकुलर के आंसर 0 के बराबर आते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आती है। अब यहाँ पर बोथ साइड प्रूफ करने की बजाय ये डायरेक्ट हो सकता है, कैसे कि यहाँ पर आप इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगाएं। ये वाला जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये किसका सिंबल है, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, ठीक है। इस सिंबल का क्या मतलब होता है कि हम बोथ साइड प्रूफ कर रहे हैं एक ही प्रूफ के साथ, ठीक है। बोथ साइड प्रूफ कर रहे हैं लेकिन उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम एक ही दफा दे रहे हैं, ठीक। अब क्या है, ये वाले हमने दो मैट्रिसेस लिखे, इस 0 इसको किसके बराबर लिखा, 0 के बराबर, ठीक है। दो मैट्रिसेस लिखे, इसको हमने किसके बराबर किया, 0 के बराबर। अब इस मैट्रिसेस की आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हुई है, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि चूंकि ये मैट्रिसेस बहुत ज्यादा लेंथी हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो ये यहाँ से जो ये चीज स्टार्ट हो रही है, ये मेरा ख्याल से इसकी थर्ड रो
जैसे ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये आंसर आया, ये आंसर ये हमें नजर आ रहा है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास थर्ड कॉलम के आंसर हैं 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये आप जरा इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहें तो खुद करके देख लें। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है, इसको आंसर किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। अब जो टर्म कॉमन आ रही है वो टर्म इस सारे मैट्रिक्स में से जो टर्म कॉमन आ रही है, ये देखें L1, L2, M1, M2, N1, N2, ये सारी ही टर्म्स के अंदर है, ठीक है। हर टर्म के अंदर ये वाली वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, लेकिन बाहर आपने यहाँ पर देखें इफ एंड ओनली इफ का साइन लगाना है। ये चीज बता रही है कि हम बोथ साइड प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये वाली या तो ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है। हमने इस टर्म को 0 के बराबर ले लिया, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास क्या चीज है, डॉट प्रोडक्ट है। कौन सी टर्म्स का, इन दो टर्म्स का। ये देखें आपके पास L1, M1, N1 है, ये आपके पास L2, M2 और N2 है। हमने क्या किया हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद हो तो आप क्या करते थे कि पहली टर्म को पहली ही टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस थर्ड टर्म को N1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, N2 के साथ, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट लिया, इसका आंसर 0 है। जब भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है इसका मतलब है कि ये हमारे पास लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि cos थीटा 0 के बराबर है। याद है कि नहीं याद है, भूल गए हो। यस मैम, याद है याद है, मैम। याद है। नंबर 8 में डॉट कंडीशन दी थी। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक लाइन अगर ये है तो दूसरी लाइन ये है, इनके दरमियान का जो एंगल है वो कौन सा है, 90 डिग्री का, ठीक है। इनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री का है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ पे ऊपर मैंने थोड़ी सी इसकी लिख भी दिया था, अगर ये देख लें बेशक। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड दैट डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर होना चाहिए। So that the product is 0 if and only if theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2। ये दो सवाल एक तरह से हैं। हमने क्या करना है, if and only if है, अगेन आपने ये बोथ साइड एरो लगाना है, if and only if की कंडीशन है, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, इसको हमने अगेन क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है। 0 के बराबर किया, मल्टीप्लिकेशन फाइंड की, यहाँ से एक टर्म कॉमन आ रही है, हर टर्म के अंदर, मैट्रिक्स के हर टर्म के अंदर एक हमारे पास वैल्यू कॉमन आ रही है। वो वैल्यू कौन सी है, cos थीटा माइनस 5, ठीक है। cos थीटा माइनस 5 बाहर आ गया और एक मैट्रिक्स ये आ गया। या ये चीज 0 होगी या ये चीज 0 होगी, क्योंकि दो टर्म 0 होती हैं, अगर उनमें से कोई एक 0 हो जाए। हमें cos थीटा माइनस 5 को 0 के बराबर लिखा। अब देखें cos की वैल्यू कब 0 होती है, cos की वैल्यू 0 होती है 90 के ऊपर, cos की वैल्यू 0 होती है 270 के ऊपर। जब भी आप 90 को एक ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो cos की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। 90 का ऑड मल्टीपल, ठीक है, 90 का ऑड मल्टीपल एक 1 है, 90 का एक ऑड मल्टीपल 3 है, 90 का एक ऑड मल्टीपल कौन सा होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी 90 का ऑड मल्टीपल आ जाए तो cos की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं, 2n+1,
ठीक है। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे कि π/2 का ऑड मल्टीपल 2n+1 π/2 where n is equal to 0 ±1 and ±2 n कोई भी इंटीजर हो सकता है। This shows that the given product is 0 if and only if theta and phi differ by an odd multiple of π/2। थीटा और फाई डिफर कर रहे हैं, इनके दरमियान डिफरेंस पाया जाता है किसका? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का। बस ये आज हम 2 सेशन ही ले रहे हैं। 10 बजे हमारा सॉरी ये 10 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है। बस आज इतना ही। इसको देख लेते हैं। शो डैट, ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है। आपको क्या करना है, इनके मल्टीप्लिकेशन की 0 के बराबर रखा। हमारे पास साइन थीटा माइनस फाइव कॉमन आ रहा है। साइन थीटा माइनस फाइव कॉमन आता है किसके लिए? एन पाई के लिए। एन की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। पाई, एन पाई मतलब क्या है? इसके पाई कितना होता है? 180, ठीक है। 0 पर भी, 180 पर भी, 360 पर भी, इन सब पर साइन की वैल्यू 0 आती है। तो क्या प्रूफ करना था? शो दैट दिस प्रोडक्ट इज 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा एंड फाई डिफर बाय एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और इंटीग्रल मल्टीपल कौन सा होता है? जो इंटीजर्स होते हैं, हर इंटीजर की बात हो रही है, 0 की भी, +-1 की भी, +-2 की भी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो cos 0 होता है π/2 के ऑड मल्टीपल पर, और साइन 0 होता है हर n के लिए, ठीक है। पाई का जो भी मल्टीपल हो उसके लिए ये 0 हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस देन प्रूव दैट टीआर किसको शो कर रहा है? ट्रेस को। और ट्रेस की डेफिनेशन हमने मैंने भी ये डेफिनेशन पहली दफा पढ़ी थी कि ट्रेस क्या चीज होती है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होती है कि डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको जमा करते हैं, ठीक है। सम ऑफ एंट्रीज ऑन मेन डायगोनल, तो वो क्या चीज होती है? ट्रेस होती है। हमने क्या प्रूफ करना है? इफ ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ट्रेस ऑफ a प्लस बी इक्वल होगा ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, ठीक है। तो हमने a लिखा, b लिखा, a प्लस बी फाइंड किया। a प्लस बी की एंट्रीज कैसी होंगी? aij प्लस bij की, ठीक है। ट्रेस ऑफ a प्लस b किसके बराबर होगा? इसका जो डायगोनल होगा। डायगोनल की एंट्रीज कैसी होंगी? a11 b11, ठीक है, a22 b22। ये डायगोनल पर ऐसी होती है ना, जैसे ये वाली a11 है, ये a22 है, ये a33 है, तो ये भी इसी तरह से आ रही है a11 b11 a22 b22 प्लस ऑन। हमने a वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा कर दिया और b वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की केस में फुलफिल हो रही होती है। तो ये जो पहली चीज है ये क्या है? ट्रेस ऑफ a। और जो दूसरी चीज है वो क्या है? ट्रेस ऑफ b, क्योंकि ये सारी डायगोनल की एंट्रीज को हमने जमा करके लिखा हुआ है। डी और ई मैट्रिक्स है, फाइंड ट्रेस ऑफ 4 ई ट्रांसपोज माइनस डी। तो पहले आपने ये चीज कैलकुलेट करनी होगी, ई का ट्रांसपोज, ठीक है। ई का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद उसमें से डी को माइनस किया, ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है, तो ट्रेस का मतलब है कि डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको आप जमा कर दें। 23 + 4 + 8, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा। इफ पॉसिबल फाइंड द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर पॉसिबल है, पॉसिबल का वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो जरूरी बात है वो क्या होती है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद के बराबर हो। अगर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की जा सके तो फिर आपने इस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है। बस जी, कोई सवाल यहाँ पे पूछना हो? 1.1 आज हमने किया है, कोई सवाल? नो मैम। नो मैम। अब आपका काम ये है कि आपने कल के लिए थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपको याद होगा कि कैसे करते थे, उसको जरा एक दफा देख लीजिएगा कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, एक दफा ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें कल ज्यादा
मुश्किल ना पड़े, क्योंकि मैट्रिसेस है उनको जरा सॉल्व करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, काफी लेंथी काम होता है। ठीक है, मैम जो आप ओके कल मैम। काम और कोई करवाएंगी वो बात? पीडीएफ सेंड कर देना पहले। क्या करना है? मैम जो आप कल काम करवाएंगी ना वो पीडीएफ पहले ही सेंड कर देना ना, जैसे आज आपने की थी तो हमने पहले देख ली थी। जी ठीक है, इंशाल्लाह सही हो गया। वैसे तो टाइम मेरा ख्याल से हमारा 11 बजे तक है, लेकिन ये 2 सेशन मैं ठीक। और कोई बात? बस ठीक हो गया जी, ओके बस हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह